नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। ठीक 24 घंटे पहले इसी स्टूडियो में खड़े होकर मैंने मुद्दा उठाया था, क्या पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगाने का वक्त आ गया है, टाइम आ गया है। और इसके कुछ घंटे के बाद गृह मंत्रालय का गैजेट आता है और उस गैजेट में और पीएफआई 5 साल के लिए बैन कर दिया जाता है। उम्मीद थी कि आज पूरा देश एक सुर में कहेगा पीएफआई पर बैन मोदी सरकार का बड़ा और बेहतरीन कदम है। लेकिन अफसोस है कि आज कुछ लोग मातम मना रहे हैं, रुदाली बने हुए हैं। कुछ लोग सरकार के फैसले से बौखला गए हैं और कुछ लोग आरएसएस का नाम घसीटकर पीएफआई को लगातार कवर फायर दे रहे हैं और इसका मैं सबूत भी आपको दिखाऊंगा। और कांग्रेस सबूत दिखाओ का एजेंडा लेकर मैदान में एक बार फिर कूद पड़ी है, जैसे स्ट्राइक्स के सबूत उसने मांगे थे। और अब उस पीएफआई के लिए हो रहा है जो गुप्त एजेंडे के तहत देश में अस्थिरता, ये सब कुछ उसके लिए हो रहा है जो गुप्त एजेंडे के तहत देश को अस्थिर करने की प्रयास कर रहे थे। जिसके पास से आईईडी विस्फोटक बनाने से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसके नाम आईएसआईएस और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के साथ जुड़ता है। और तो और ये संगठन 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी में भी जुटा था। सवाल है कि क्या पीएफआई को कवर फायर देना राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ नहीं है? लेकिन आज उन लोगों का एजेंडा ध्वस्त करने का भी दिन है जो आरएसएस की तुलना पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों के साथ करते हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, पीएफआई बैन, आतंक की लंका दहन। क्या पीएफआई पर बैन का वक्त अब आ गया है? इनकी शैतानी मानसिकता और शैतानी हरकतें एक के बाद एक दिखाई पड़ रही हैं कि ऐसे संगठन और ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग खुले नहीं छोड़े जा सकते। क्या पीएफआई पे बैन लगना चाहिए जैसे सिमी पे बैन लगा था? वो संगठन चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर देशद्रोही काम करता है उस पे बैन लगना चाहिए। आर पार में मुद्दा उठने के चंद घंटों बाद ही बड़ा एक्शन हो गया। पीएफआई हेडक्वार्टर पर लगाए ताला इस बात का सबूत है कि भारत में पीएफआई की देश विरोधी दुकान का शटर डाउन हो चुका है। मोदी सरकार ने दशहरा से पहले ही पीएफआई की आतंक वाली लंका का दहन कर दिया है। देश विरोधी एजेंडा चलाने पर पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे। दिसंबर का चुनाव है, गुजरात और हिमाचल और मेघालय, इसलिए पीएफआई पे पाबंदी लगाई गई है। पीएफआई को बैन करके सरकार 2 काम करना चाहती है। एक तो ये है कि पूरे देश में महंगाई पर, किसानी पर, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, डेवलपमेंट पे कोई चर्चा ना हो। पूरे देश में इसके जरिए ध्रुवीकरण का काम 2024 के लिए किया जाए। इनके पास क्योंकि कोई सबूत कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक हिंदू मुसलमान की दीवार खड़ी करने के लिए ये एक ऐसा कोई भी डायलॉग दे देते हैं। तो सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए, आरएसएस को, ये उससे भी बदतर संगठन है। ये कांग्रेसी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं। सवाल है कि जिस पीएफआई पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने, विशेष वर्ग को कट्टर बनाने, बांग्लादेश के आतंकी संगठन से जुड़े होने, आपराधिक और आतंकी मामलों में शामिल रहने से जुड़े तथ्य सामने आ चुके हों, उसकी हिमायत क्यों की जा रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पीएफआई बैन, आतंक की लंका दहन। आप देख रहे हैं आर पार और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको आज दिखाता हूं कि एजेंडाधारियों को का नकाब उतारने वाला विश्लेषण। राष्ट्र विरोधी है पीएफआई और राष्ट्रभक्त है आरएसएस। मैं इसके आपको 2 मापदंड बताऊंगा लगातार और इसका एक विवरण बताऊंगा।
बकायदा सबूतों के साथ। 2019 सीए विरोधी हिंसा में नाम आया पीएफआई का। 1947 कश्मीर सीमा पर निगरानी, विभाजन पीड़ितों को आश्रय दिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। 2020 दिल्ली दंगे की साजिश का आरोप पीएफआई के ऊपर। आरएसएस 1962 सरहद पर सेना की मदद, और इसी के बदले 26 जनवरी 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परेड में शामिल किया था। 2022 शोभा यात्राओं पर निरंतर पत्थरबाजी, पीएफआई का नाम आया सामने। 1965 पाकिस्तान के से युद्ध के दौरान दिल्ली के यातायात का नियंत्रण किया, यानी ट्रैफिक का जिम्मा उठाया था आरएसएस ने। ये सब कुछ अगर आपके घर पे कोई वरिष्ठ लोग हैं तो उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं आता हूं आगे। 2022 गले जो कटे, उस सब में पीएफआई की साजिश का नाम आ रहा था। एंगल पीएफआई का था जो गला काट साजिश हुई। 1971 कंपैरिजन में ओडिशा में जो चक्रवात आया, जो साइक्लोन आया, उसमें सेवा कार्य किया। उसके बाद जो साइक्लोन आया 1990 के बाद दशक में, उसमें भी सेवा कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। तो ये बड़ा एक तरह से बड़े कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं इतिहास से प्रमाण उठाकर आपको बता रहा हूं। 2022 इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग का खुलासा। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। 1984 में सिख विरोधी दंगा होता है तो पीड़ितों की मदद की जाती है। यानी जो इल्जाम लगाया जाता है हिंदुओं के लिए आरएसएस, तो 1984 के दंगों में सिख विरोधी जो दंगा हुआ था उसमें पीड़ित कौन थे? सिख पीड़ित थे। उनकी मदद के लिए, उनके आश्रय के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगे आया। मैं बढ़ता हूं आगे। 2022 हिजाब, स्कूल के अंदर हिजाब का विवाद पूरा का पूरा प्लान्ड पीएफआई का था। और ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो पीएफआई ने किया उसके बाद एजेंसीज की आंखें खुल गई कि कितना दुष्ट प्रचार हो सकता है। एक छोटे से विवाद को किस तरह से बड़ा बनाया गया। और 1984 के अंदर भोपाल की गैस त्रासदी में पीड़ितों की सेवा करने वाला आरएसएस था। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ा है मेरे साथ आज की इस चर्चा में? मेरे साथ गृह मंत्री मध्य प्रदेश के तो जुड़ेंगे ही, 1-to-1 बात करने के लिए मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन नासिर हुसैन जॉइंस मी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी। सुबुही खान मेरे साथ हैं, उनका अभिनंदन है। अवनीजेश अवस्थी आरएसएस के हैं, उनका अभिनंदन है। बीएम कामले मेरे साथ जुड़ेंगे, एसडीपीआई के जो पॉलिटिकल विंग है पीएफआई का, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी हैं, शोहेब जमाई हैं, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन मैं सीधा इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शोहेब जमाई आपसे, और आपको मैं 40 सेकंड देता हूं, फिर मैं नासिर हुसैन और अवनीजेश अवस्थी आपके पास आऊंगा। शोहेब जमाई, मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन आपके साथ है, क्या आपको लगता है ये जो पीएफआई का बैन हुआ है, इट वॉज मस्ट, इट वॉज रिक्वायर्ड, और ये देश के पक्ष में है जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कम से कम उन जितने देश के विपक्ष में लोग जो मोदी सरकार के विरोध